नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में लोन राइट ऑफ के बारे में। अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया तो क्या करना है, कैसे करना है, इसके साथ साथ एनपीए क्या है, एनपीए के बाद क्या प्रोसेस होता है, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको क्या करना है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मेन टॉपिक हमारा होगा लोन राइट ऑफ के बारे में। देखिए, आपने अगर कभी भी लोन लिया होगा, अब लोन लेते हैं, एक लोन लिए नहीं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, दूसरा ले लिए, दूसरे नहीं भर पाए, तीसरा ले लिए, तीसरे नहीं ले पाए, चौथा ले लिए। इस तरह करके आप एक से ज्यादा लोन ले रहे हैं और आप लोन के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। आपकी इनकम आपकी लोन की ईएमआई से ज्यादा हो जा रही है, आप लोन को नहीं भर पा रहे हैं, आपकी स्थिति खराब होती जा रही है। आज डिजिटल जमाना है, आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहे हैं, बस आपको उसमें अपनी सहमति देनी है। आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक बैलेंस को देख करके लोन मिलते जा रहे हैं। लोन जितनी आसानी से आप लोग ले रहे हैं, उतना ही ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। आप जितनी आसानी से लोन पा रहे हैं, रिकवरी भी उतनी तेज हो रही है, क्योंकि इन सब में कोई भी सिक्योरिटी नहीं आप दे रहे हैं। जो पर्सनल, जो आपके अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है और बैंकों को लगता है ये पैसा हमारा बहुत ही रिस्की है, इसलिए रिकवरी का प्रोसेस भी बहुत तगड़े से हो रही है, बहुत तेजी से रिकवरी का प्रोसेस हो रहा है और आप लोग उस रिकवरी को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इनसे कैसे उभरे। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए और लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी लोन की ईएमआई आपकी इनकम से ज्यादा हो गई, अब क्या करें? अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप डिफॉल्टर होते? तो लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं समझते। एक लोन को बचाने के लिए दूसरा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, तीसरे को बचाने के लिए चौथा, उसके बाद क्रेडिट कार्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड लोन, ऐप से लोन, इतने लोन ले रहे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अब जो हमारा टॉपिक है राइट ऑफ, राइट ऑफ होने का मतलब क्या है, राइट ऑफ होने के बाद की प्रक्रिया क्या है। देखिए, राइट ऑफ होने से पहले आपको एनपीए को समझना पड़ेगा। जब भी आप कोई लोन लेते हैं और आपकी पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है, यानी जब आपका लोन 0 से 30 दिन यानी एक महीने पहले ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो आपके पास रिमाइंडर्स कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। उसमें आपको बैंक, एनबीएफसी कंपनियां और आपको फोन करेंगी कि आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, इसको पेमेंट को जल्दी से जल्द जमा करिए। उसके बाद जैसे ही 30 से 60 दिन हो जाते हैं, यानी दूसरी ईएमआई आपकी डिफॉल्ट होती है, तो रिकवरी वाले आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। फोन कॉल्स अनलिमिटेड हो जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे दूसरे स्टेज पे चला जाता है इसमें। अब इसके बाद जैसे ही 60 से 90 दिन होता है, जैसे ही 60 से 90 दिन होता है, इसमें ये दोनों चीजें तेज पे तेज, बैंक अपनी पूरी साम दाम दंड भेद लगा लेता है। रिकवरी एजेंट घर पे आकर बैठने लगते हैं, फोन पे बात करेंगे, अभद्रता से बात करेंगे, हॉक टॉक होने लगेगी, गाली गलौज तक होने लगती है। तो ऐसी स्थिति होने के बाद आता है फिर लीगल। उसके बाद बैंक, एनबीएफसी कंपनी लीगल नोटिस भेजे, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, इस तरह की नोटिस आना शुरू हो जाएगी। और जब इस नोटिस को आने के बाद बैंक आपसे पैसे नहीं वसूल पा रही है, बैंक जान रही है कि इसके पास पैसे है ही नहीं, ये क्या दे पाएगा पैसे, तो ऐसी स्थिति में जब 9 महीने हो जाते हैं, यानी 3 महीने आपकी एनपीए और 6 महीने आपका और पीरियड बीतने के बाद बैंक को लगता है कि अब मैं इस व्यक्ति से पैसा नहीं ले पाऊंगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं देने को, तो ये देगा क्या? वो सारी लीगल नोटिस भेज दे रहा है। उसके बाद साम दाम दंड भेद सारी कार्रवाई कर ली, अपने सारे हथकंडे अपना लिए, उसको लगता है कि इससे पैसे नहीं मिलेगा। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी 9 से 12 महीने के अंदर आपके लोन को राइट ऑफ कर सकती हैं। करती हैं कि नहीं ये डिपेंड नहीं करता है, कर सकती हैं, यानी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और जब राइट ऑफ हो जाता है तो बैंक को भी अपना एनपीए को बचाना है, बैंक भी अपने एनपीए को बढ़ने नहीं देता है। जितना प्रेशर आपके ऊपर लोन देने का है, उतना ही प्रेशर बैंक, एनबीएफसी कंपनी को अपने पैसे लेने के लिए होता है कि मेरा पैसा जो हम अनसिक्योर्ड लोन दे दिए इस व्यक्ति को, कोई भी कीमती सामान मॉर्गेज नहीं है, मैं इसकी रिकवरी कैसे कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में वह भी डरता है कि हमारा एनपीए ना बढ़े, क्योंकि बैंक का एनपीए बढ़ने से सारे सिस्टम, बैंक के सारे सिस्टम भी प्रभावित होते हैं। तो वह क्या करता है, आपके लोन को राइट ऑफ कर देगा, आपके लोन को बट्टा खाता में डाल देगा, यानी अब इस पैसे से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बैंक, एनबीएफसी क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी को आपके लोन को सेल कर देती है, यानी अब आपके लोन की वसूली ये कोई थर्ड पार्टी करेगी।
अपना कुछ इनके बीच में समझौते हो जाते हैं और थर्ड पार्टी द्वारा लोन की रिकवरी होने लगती है। तो ऐसे जब थर्ड पार्टी को लोन की रिकवरी होगी, जैसे आप लोग किसी भी ऐप से लोन अनसिक्योर्ड लोन लिए रहते हैं, तो पहले पता चलता है दूसरी बैंक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा फोन आ रहा था, अब इस फोन को दूसरे बैंक एनबीएफसी कंपनी थर्ड पार्टी फोन करके आपको कहेगी कि आपकी लोन की ईएमआई बची है, आपके ऊपर केस होगा, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, आपके ऊपर नोटिस भेजने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपका लोन राइट अप हो जाएगा, बैंक पूरी अपने साम दाम दंड भेद कर लिया, बैंक एनबीएफसी जान गया कि मैं आपसे पैसे नहीं ले पाऊंगा, तो आपके लोन को दूसरे थर्ड पार्टी को असाइन कर देता है। अब थर्ड पार्टी उसकी वसूली करेगा। इसमें बैंक और थर्ड पार्टी के जो भी समझौता होता है उसके थ्रू उनका लेन देन होता है, उसके बाद थर्ड पार्टी इसकी वसूली करेगा। तो थर्ड पार्टी आपके ब्याज पेनाल्टी को बहुत ज्यादा कर देगा। 5 लाख का लोन है तो 8 लाख में शो कर देगा कि ब्याज पेनाल्टी के साथ 8 लाख में हो गया। अब 2 लाख में सेटलमेंट की आपकी बात करेगी, क्योंकि उसको मालूम है मैंने तो इसको 15 से 20% में इसको इस लोन को लिया हो। अब उसके बाद 2 लाख रुपए पे सेटलमेंट के लिए कहेगा। 2 लाख का सेटलमेंट के लिए आपको नोटिस पे नोटिस भेजते जाएगा, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, कभी कभी फर्जी सेटलमेंट भी भेज देगा। रिकवरी वाले आकर के आपके घर बैठ जाएंगे, कहेंगे 8 लाख हुआ है, 2 लाख में मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। पता चला आपने पैसे ले भी लिए, सेटलमेंट भी हो गया, उसके बाद 6 महीने बाद फिर फाइल खुल गई, ये भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप जो अपना सेटलमेंट लेटर है उसको किसी भी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के माध्यम से उसको वेरीफाई जरूर करवाइए। अगर वो जेन्युइन है, आपका एडवोकेट या फिर लीगल एक्सपर्ट कहता है कि हाँ आप पेमेंट कर दीजिए, तो आप पेमेंट करिए, नहीं तो पेमेंट ना करिए। क्योंकि जब तक आपका सेटलमेंट रियल है कि नहीं यह आप नहीं जानेंगे, तब तक सेटलमेंट करेंगे तो बाद में फिर से आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका सेटलमेंट रियल नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जब थर्ड पार्टी को सेल कर दिया जाता है तो थर्ड पार्टी भी बहुत ही सख्ती से आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा कोई अधिकार नहीं मिला है कि आपसे कोई जबरदस्ती करे। जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसी के थ्रू करेगा, लेकिन वह अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उसने आपसे पैसे देकर के आपकी पॉलिसी को लिया है, तो वह सोचेगा कि मैं इससे ज्यादा कमा करके दिखाऊं, क्योंकि मुझे भी तो कुछ पैसे कमाने हैं। तो थर्ड पार्टी आपके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आएगा, रिकवरी एजेंट्स को लगा देगा, वो आकर के घर में बैठ जाएंगे, फोन करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल, आपके अड़ोस पड़ोस में फोन, तमाम तरह की चीजें करने शुरू कर देंगे। आपका जीना परेशानी में कर देंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये थर्ड पार्टी को कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं मिला है। जो गाइडलाइन है गाइडलाइन की तरफ करिए, लेकिन यह अपने पैसे को कमाने के लिए आपके ऊपर टॉर्चर करते रहेंगे, आपके ऊपर नोटिस भेजते रहेंगे, कभी कभी फर्जी नोटिस भेज देंगे। लेकिन अगर सेटलमेंट ऑफर करते हैं तो आप सेटलमेंट को पहले वेरीफाई करवाइए, यह लेटर जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन है तो पेमेंट करिए, सेटलमेंट करिए, लोन को क्लोज कराइए। अगर नहीं है, आप किसी एडवोकेट या लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि जेन्युइन है कि वेरीफाई कर लीजिए, अगर है तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए। ये तो हो गया कि अगर राइट ऑफ हो जाता है तो क्या करना है। लेकिन जो ये रिकवरी वाले आपको टॉर्चर करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी आकर के आपके घर बैठ ही गया, तो आपको आपका अधिकार मालूम होना चाहिए। घर पे आता है तो उससे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड पूछिए। अगर वो कहता है मैं कंपनी का आदमी हूं, तो कंपनी का आदमी तो ठीक है, लेकिन आपके पास होम विजिट लेटर है कि नहीं, आप हमारे घर आज अथोराइज है कि नहीं आने के लिए। अगर होम विजिट लेटर नहीं है तो हम कैसे मान लें कि आपको अथॉरिटी दिया है बैंक एनबीएफसी कंपनी आज हमारे घर आने के लिए। तो होम विजिट लेटर तो मस्ट है। आप लोग क्या करते हैं, उसके गले में एक आई कार्ड देखा तो आपको लगा ये सही है, लेकिन आई कार्ड तो अलग चीज है। आपके घर वह आया है तो किसके परमिशन से आया है, बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको अलाउ की है कि नहीं, अगर की है तो टाइमिंग क्या था, ये सब चीज उसमें होम विजिट लेटर में मेंशन होता है। तो होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, डेप्ट रिकवरी एजेंट्स, अगर आप रिकवरी एजेंट्स हैं तो आपके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जब इस कोर्स को करते हैं तभी आपको डीआरए का लाइसेंस मिलता है, जो डेप्ट रिकवरी एजेंट्स के लिए अलाउ है, और बिना इसके डेप्ट रिकवरी एजेंट्स किसी के घर नहीं जा सकता है। दूसरा होता है आई कार्ड। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी से हैं तो आपका उस आई कार्ड की आप इस संस्था के एम्प्लॉय, ये तीनों चीज है तो आप जेन्युइन है, आपको बात करने की परमिशन है। नहीं तो ये जो फर्जी होते हैं, जो कमीशन बेस पे काम करते हैं, उनका तो टारगेट ही है कि यहाँ से कुछ पैसे ले जाएंगे तो कुछ पैसे मुझे मिलेंगे। आप उनसे इतना पूछ कर तो देखिए, अगर वो जेन्युइन है तो आपके घर आएगा तो अभद्रता नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है आरबीआई की गाइडलाइन, वो आरबीआई के खिलाफ नहीं जाएगा। और जो फर्जी होंगे वो आपसे तुम तड़ाम से लेके गाली गलौज, अगल बगल हो हल्ला, उनको जितना भी सबूर है सब लगा देंगे आपके ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से कुछ पैसे लेके जाएंगे तो घर पे खाना बनेगा। तो इनसे बचना है।
अगर जेन्युइन है तो उनसे बात करिए, नहीं जेन्युइन है तो उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। और जो फर्जी पुलिस एडवोकेट बनते हैं तो उनसे पूछिए, जो भी करना है आप ड्यू टू प्रोसेस करिए। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ के बैंक या एनबीएफसी कंपनी कार्रवाई नहीं करती है कि आप कहेंगे तो मैं केस करूंगा, आप कहेंगे तो मैं लीगल नोटिस भेजूंगा। बैंक एनबीएफसी कंपनी को जो करना है वो लीगली करेंगी ही करेंगी। आपके कहने से कोई ना ही रुकेगा और ना ही आपके कहने से कोई करेगा। इसलिए इस बात को भूल जाइए। जो ये फर्जी फोन्स आते हैं उनसे पूछ कर दीजिए, जो भी करना हो लीगली करिए। और अगर आप लोन डिफॉल्टर होने वाले हैं या फिर हो गए हैं या फिर आपको लगता है कि आगे की मैं नहीं ईएमआई दे पाऊंगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, तो अपनी समस्या, परेशानी, मुसीबतों को बैंक को इन्फॉर्म भी करिए। प्रायर नोटिस आप उनको दीजिए। प्रायर नोटिस अगर आपको नहीं बना पा रहे हैं तो किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से भी बनवा करके भेज सकते हैं, क्योंकि बैंक को भी तो लगे कि आप जेन्युइन आप प्रॉब्लम में हैं, आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो बैंक को करना हो करे। तो इस चीज के लिए आप उनको प्रायर नोटिस देना जरूरी ही है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक तो लोन ईएमआई भर रहा हूँ लेकिन आगे मेरी स्थिति सही नहीं है, मैं अपने सारे प्रयास कर लिया हूँ, इस बार की ईएमआई तो दे दूंगा, आगे की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो प्रायर नोटिस आपके लिए रामबाण होगा। प्रायर नोटिस आपको भेजना ही होगा। उसके बाद कोई भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना है आपको। नोटिस चाहे जो भी हो, नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं बना पाते हैं तो किसी से भी कंसल्ट करके, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप अपनी नोटिस का रिप्लाई जरूर करिए। क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी को भी लगना चाहिए कि आप रियल में जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है। तो कोई भी नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कोई भी नोटिस आए तो आप उस नोटिस का जवाब उनको देंगे, क्योंकि यही नोटिस आपका बचाव भी करेगी। और उसके साथ साथ मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी फाइल भी आप मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपने कोई नोटिस दिया है, बैंक की नोटिस आई है, तो आप अगर मानिए आपने प्रायर नोटिस भेजा, उधर से क्या नोटिस आई, उसका आपने क्या नोटिस का जवाब दिया, उसकी जवाब आप उसका डाटा आपको रखना ही रखना है। और जब भी आप कोई भी नोटिस भेजिए, या तो मेल करते हैं तो मेल का स्क्रीनशॉट अपने पास उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए, किस डेट पे डिलीवर हुआ, क्या हुआ। या फिर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपके स्पीड पोस्ट की रसीद होगी, उसको रखिए, उसी में चिपका दीजिए। उसके बाद आप उसके ट्रैकिंग आईडी, हाँ हमने इतने तारीख को जो लेटर भेजा था उसको ऑनलाइन ट्रैक करेंगे तो ट्रैकिंग आईडी के सारे डिटेल आ जाएंगे कि हमारा लेटर इतने तारीख को वहाँ डिलीवर्ड हो गया। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपने पास रखिए। रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वर्बली कोई काम नहीं होता है। बैंक, एनबीएफसी कंपनी या फिर किसी भी संस्था से आप सोचिए कि हम मौखिक में बात कर लें, तो मौखिक बात मान्य नहीं होता। जैसा कि आप सब खुद ही जानते हैं, जब भी कोई बात होती तो कोई कहता है लिख के दिया है क्या, लिखित में है क्या। कोई ये थोड़ी कहता है कि मैंने आपको कहा था, आपने किया नहीं। लिखित रूप आप मांगते हैं, लिख के दिए हो क्या, लिखित में कोई चीज है क्या। तो वर्बली कोई भी मान नहीं होगा। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से या फिर किसी भी अन्य कुरियर के माध्यम से कुछ भी कराते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ट्रैकिंग आईडी भी अपने पास रखिए, उसको ट्रैक करके भी अपने पास रखिए। इसमें जाता ही क्या है, आप अगर लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपको लीगल नोटिसों का जवाब देना है। आप जो जवाब यहाँ से दिए हैं वो उधर से जो आए, फिर इधर से जो जवाब जा रहा है उनका एक डाटा रखिए। अगर आप नोटिसों को इग्नोर कर रहे हैं, आपके पास सम्मन आ गया, नोटिस आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो अगर उसका आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये मत सोचिए कि आप नोटिसों को इग्नोर करेंगे तो आप बचे रहेंगे। नोटिस को इग्नोर करेंगे, सम्मन आएंगे, कोर्ट की नोटिस आएगी, तो उसको भी वेरीफाई करवा लीजिए कि आपकी नोटिस जो है जेन्युइन है कि फेक है कि कैसी है। उसको भी आप किसी भी एडवोकेट या फिर लीगल एक्सपर्ट से वेरीफाई कराइए। और उन नोटिसों को इग्नोर करते हैं तो यह आपकी मूर्खता है। नोटिस को कोई भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपके पास कोर्ट की नोटिस, सम्मन की नोटिस या फिर कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी द्वारा रियल नोटिस है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। नोटिस का इग्नोर करना मतलब आप अपने लिए मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर पैसे हैं तो उनके पैसे आप दे दीजिए। और इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।